मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज नया दिन है और आज भी हम बहुत से खास लोगों और खास घटनाओं से आपका तारुफ करवा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगी अंतरिक्ष की यात्रा पर। अरे आप लोगों ने बैकपैक करना शुरू कर दिया। मैंने आपको बैकपैक करने के लिए नहीं कहा था भाई। हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की दुनिया से जुड़ी एक खास घटना के बारे में। तो दोस्तों, अमेरिकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो चलिए आज के दिन हम नासा के ही एक खास अंतरिक्ष यान की घटना से आपको रूबरू करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, नासा के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए स्पेसक्राफ्ट पायनियर 10 ने आज ही के दिन यानी कि 13 जून को नेपच्यून ग्रह की कक्षा को पार किया और फिर सौर मंडल से बाहर निकल गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस घटना में खास क्या था। तो चलिए हम आपकी चिंता को दूर कर देते हैं। दरअसल इस घटना के बाद पायनियर 10 पहला ऐसा मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया जो सौर मंडल के बाहर निकल गया। तो फ्रेंड्स, इस स्पेसक्राफ्ट के साथ बहुत सी ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं जिसके कारण ये इतना खास है और इसीलिए तो आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नासा ने पायनियर 10 को पृथ्वी से 2 मार्च 1972 में अंतरिक्ष के लिए भेजा था और इसके द्वारा सोलर सिस्टम की स्टडी के लिए मार्च 1997 तक का समय निर्धारित किया था। लेकिन ये क्राफ्ट अपने लॉन्च के 30 साल बाद भी पृथ्वी पर सिग्नल भेजता रहा और फिर 23 जनवरी 2003 के बाद इससे नासा का कम्युनिकेशन बंद हो गया और इस वक्त इसकी पृथ्वी से दूरी करीब 12 बिलियन यानी 120 अरब किलोमीटर रही थी। तो दोस्तों, पायनियर 10 ने अपने पूरे सफर के दौरान बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम तक भेजी। 15 जुलाई 1972 से 15 फरवरी 1973 के बीच ये एस्टेरॉइड बेल्ट को पार करने वाला पहला मिशन बना और इस बेल्ट में से गुजरने के बाद 6 नवंबर 1973 से इसने जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह की तस्वीरें भेजनी शुरू की और इस दौरान इसने 500 से भी अधिक ऐसी तस्वीरें भेजी जो जुपिटर के बेहद ही करीब से ली गई थी। तो दोस्तों, पायनियर 10 नासा के द्वारा भेजा गया एक बहुत ही खास मिशन रहा जिसने वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम और वहां के व्योम की स्टडी करने में मदद की। पायनियर 10 द्वारा भेजे जाने वाले डेटा की मदद से ग्रहों के आसपास मौजूद चुंबकीय क्षेत्र, गैसीय विकिरण और सूर्य से आने वाली सोलर विंड्स की स्टडी की गई और इस तरह पायनियर 10 ने अपने मिशन के बाद शुरू किए गए बहुत से मिशन में मदद की, क्योंकि अब वैज्ञानिकों के लिए सोलर सिस्टम और वहां का एनवायरनमेंट अनजान नहीं रहा था। फ्रेंड्स, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड सुन रहे हैं आप बबीता जैन के साथ और आज है जन्मदिन खेल की दुनिया से जुड़ी एक खास पर्सनैलिटी का जिस पर हम सबको नाज है। हम बात कर रहे हैं आर्चरी यानी तीरंदाजी के क्षेत्र में महारत हासिल करने वाली दीपिका कुमारी के बारे में। तो दोस्तों, दीपिका का जन्म झारखंड राज्य के रांची शहर में हुआ था और निशाना लगाने का शौक दीपिका को बचपन से ही था। इसीलिए बचपन में जब पेड़ से आम तोड़ने होते थे तो उन्हें अपनी माँ की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि दीपिका खुद ही पत्थर से सही निशाना लगाकर ढेरों आम तोड़ लिया करती थी। सबसे पहले वो उठाया था, थोड़ा अजीब लगा था। मैं बहुत पतली थी, खींच तो पाऊंगी नहीं, पर भी ट्राई करके देखा। कुछ पता नहीं था क्या कर रही हूँ मैं। सर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे बहुत दुख लगा कि क्यों मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे भी आर्चरी करने।
दोस्तों, दीपिका जिस मुकाम पर आज हैं, वहां तक पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है। दीपिका के पिताजी एक साधारण से ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और माँ सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती हैं। और दोस्तों, आपको जैसा कि मैंने बताया कि इनकी माँ सरकारी हॉस्पिटल में है और पिता ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी उस वक्त काफी अच्छी नहीं रही होगी। पर कहते हैं ना कि मन जहाँ एक बार लग जाए तो उसे हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, और फिर अगर उसे पाने के लिए मेहनत करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता। फ्रेंड्स, दीपिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बचपन में उन्हें अपना शौक पूरा करने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने बांस से बने धनुष और तीर से ही अपना अभ्यास जारी रखा, और फिर 2005 में उन्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक मौका मिला। इस वक्त उन्होंने अर्जुन आर्चरी अकेडमी में दाखिला लिया, और ये अकेडमी राज्य के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा द्वारा शुरू की गई थी। मेरी एक कजिन सिस्टर है, उसने मुझे बताया कि आर्चरी ये होता है, इंडियन रन होता है। पहले इंडियन रन के बारे में बताया क्योंकि वो खुद इंडियन रन चलाती थी, तो मुझे उसके बारे में बताया। मुझे इंटरेस्ट आया और मैं 2007 में सरायकेला खरसवां गई। वहाँ पे मैंने आर्चरी स्टार्ट किया। एक साल वहाँ आर्चरी स्टार्ट करने के बाद मैं टाटा आर्चरी अकेडमी में आई। वहाँ पे मुझे धर्मेंद्र सर ने सिलेक्ट किया और मैं 2008 से वहीं पे। दोस्तों, दीपिका के लिए वो एक खास पल था जब तीरंदाजी के खेल में इस्तेमाल होने वाले असली धनुष और तीर उनके हाथ में थे। सोचिए वो पल, वो मोमेंट कैसा रहा होगा दीपिका के लिए। अपने आप को खेल की ड्रेस में देखकर दीपिका को ऐसा लगा मानो वो सपना देख रही हो। जी हाँ दोस्तों, ये अनुभव तो हम सबके साथ भी कभी न कभी जरूर रहा होगा, जब हमें कोई ऐसी चीज मिल गई हो जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी हो। दीपिका को अब एक मंच मिल चुका था और इसके एक साल बाद ही उनके प्रोफेशनल करियर की शुरुआत भी हो गई, और इस वक्त दीपिका ने जमशेदपुर स्थित टाटा आर्चरी अकेडमी को ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पर वजीफे के रूप में इन्हें 500 रुपए महीना मिलता था, लेकिन पैसे से ज्यादा कीमती वो पल था जब उन्हें असली इक्विपमेंट्स के साथ खेलने का मौका मिला। इससे पहले एकेडमी को अगर मैं देखती थी तो लगता था काश मैं भी एकेडमी में रहती। एकेडमी में आपको शूटिंग बहुत इम्प्रूव हुआ। बहुत इंजॉय टाइप से होता था, कभी बोरियत नहीं लगता था। मैं तो चाहती हूँ कि अगर मैं एकेडमी में यहाँ पे हमेशा के लिए रह जाए तो कितना अच्छा होगा। दोस्तों, दीपिका ने वर्ष 2006 में मेक्सिको में हुई मेरिडा वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया और जूनियर कंपाउंड का गोल्ड मेडल हासिल किया। अब दीपिका के हौसले बुलंद थे और इसलिए वर्ष 2009 में कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ही वो अपने घर आई। और दोस्तों, वो एक ऐसा पल था जब उनके माता पिता को अपनी बेटी पर बहुत नाज था। उसने इतने कठिन हालात के बावजूद अपना सपना पूरा किया। दीपिका की खेल की चाहत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने मात्र 15 साल की आयु में ही यूनाइटेड स्टेट्स में आयोजित 40वीं वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जीती। दोस्तों, दीपिका अब खेल की दुनिया का एक जाना माना नाम बन चुकी थी और वर्ष 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में तो आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी ही होगी। इस दौरान दीपिका ने 2 गोल्ड मेडल जीते भारत के लिए। और दोस्तों, वर्ष 2012 में उन्होंने लंदन में हुए समर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया और 2012 में ही टर्की में हुई आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया। इस दौरान दीपिका ने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी जीता। और दोस्तों, दीपिका की बेहतर परफॉर्मेंस अब पूरी दुनिया देख रही है और सब वाकिफ हैं उनकी मेहनत और उनकी लगन से। इसीलिए 2012 के अर्जुन पुरस्कार में भी इनका नाम चुना गया और फिर भारत के राष्ट्रपति ने अपने हाथों से उन्हें सम्मानित किया और देश का नाम आगे भी रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दी। जिंदगी में कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, अगर मन में विश्वास हो तो कोई चांद पे भी जा सकता है। तो दोस्तों, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम की तरफ से दीपिका को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। तो चलिए अब रुख करते हैं एक बार फिर से विज्ञान की दुनिया की तरफ। मैं आपको गोल गोल नहीं घुमा रही हूँ भाई। मैंने सोचा कि अंतरिक्ष में ले जाने के बाद आपको थोड़ा सा गेम्स की दुनिया की सैर करवाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं विज्ञान पर, क्योंकि मेरी जो साइंस थी ना थोड़ी सी वीक थी। तो आप लोगों का भी ख्याल रखते हुए मैं थोड़ा सा गैप देना चाहती थी बीच में। Mathematicians won the war.
Mathematicians broke the Japanese codes and built the A-bomb. Mathematicians, like you. The stated goal of the Soviets is global communism. In medicine or economics, in technology or space, battle lines are being drawn. To triumph, we need results. Publishable, applicable results. Now, who among you will be the next Morse? The next Einstein? आज है जन्मदिन फेमस मैथमेटिशियन जॉन फोर्ब्स नैश का, जिन्होंने अपने पूरे करियर में कई थ्योरीज और इक्वेशंस की रचना की। गेम थ्योरी, डिफरेंशियल जियोमेट्री, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में इनके योगदान को गणित और विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा कोई भी व्यक्ति कभी भी नहीं भूल सकता है। I was in grade school and I would be doing arithmetic. I found myself working with larger numbers than other students would be using. I would have several digits and they would have maybe 2 or 3 digits. और दोस्तों, जॉन नैश द्वारा दी गई ज्यादातर इक्वेशंस और थ्योरीज का प्रयोग हम हमारी रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने में करते ही रहते हैं। आज मार्केट इकोनॉमिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉलिटिक्स और मिलिट्री थ्योरी में इनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण समीकरणों का प्रयोग किया जाता रहा है। दोस्तों, क्या आप हॉलीवुड की फेमस मूवी अ ब्यूटीफुल माइंड के बारे में जानते हैं? मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये मूवी जरूर देखी होगी। तो अब आपको इस महान मैथमेटिशियन की लाइफ का अंदाजा तो हो ही गया होगा। दरअसल दोस्तों, इस फिल्म में एक ऐसे जीनियस की कहानी दिखाई गई है जो खुद जॉन नैश की लाइफ पर ही बेस्ड है। इस कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है कि कोई भी बीमारी हमारे ज्ञान को हमसे अलग नहीं कर सकती। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जॉन नैश एक ऐसी बीमारी का शिकार थे जो किसी के भी दिमाग को सामान्य स्थिति में नहीं रहने देती। लेकिन जॉन इस बीमारी से जीवन भर लड़ते रहे और कभी भी हार नहीं मानी। तो दोस्तों, ये उनकी स्ट्रगल का ही नतीजा था जो आज उनकी इंटेलिजेंस का इस्तेकबाल पूरा विज्ञान जगत कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अपनी जिंदगी की आखिरी सेवा जॉन ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दी। इस दौरान जॉन एक सीनियर रिसर्च मैथमेटिशियन के रूप में वहाँ पर कार्यरत थे। I don't know what the future holds exactly, even if it's not such a long future for me. Of course, the future in general is presumably long, unless things really go bad, or unless some miracle happens. और गणित और विज्ञान के क्षेत्र में उनके कंट्रीब्यूशन का सम्मान करते हुए वर्ष 1994 में जॉन को 2 अन्य लोगों के साथ इकोनॉमिक साइंस के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो दोस्तों, उनकी लाइफ सही मायनों में आज भी लोगों को हौसला देती है कि जो चाहो उसे दिल से पाने की कोशिश करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विल पावर किसी भी बीमारी को आप पर हावी नहीं होने दे सकती। तो दोस्तों, अगर आप भी उनकी तरह आगे बढ़ने का सपना देखते हैं तो एक बार उनके जीवन पर आधारित अ ब्यूटीफुल माइंड जरूर देखिए। मुझे उम्मीद है कि इसे देखकर आप इस महान मैथमेटिशियन को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इसीलिए आज उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें अपनी पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। I've always believed in numbers, in the equations and logics that lead to reason. But after a lifetime of such pursuits, I ask, what truly is logic? Who decides reason? My quest has taken me through the physical, the metaphysical, the delusional, and back. And I have made the most important discovery of my career. The most important discovery of my life. It is only in the mysterious equations of love that any logical reasons can be found. I'm only here tonight because of you. You are the reason I am. You are all my reasons.
फ्रेंड्स, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड सुन रहे हैं आप बबीता के साथ। आगे हम आपको 2 और महान साइंटिस्ट्स के बारे में बताएंगे, और अगर हमने उनके बारे में आपको नहीं बताया ना तो फिर इंसानियत के साथ बहुत ही नाइंसाफी हो जाएगी, और वो नाइंसाफी मैं तो नहीं होने दूंगी। तो चलिए दोस्तों, विज्ञान के इस सफर को जारी रखते हुए अब हम आपको बता रहे हैं महान वैज्ञानिक थॉमस यंग के बारे में, जिनकी खोज के कारण ही हमें ये पता लगा कि किस तरह हमारी आंख वस्तुओं को उनके आकार और रंग के साथ देख पाने में दिमाग की मदद करती है। दोस्तों, यंग का जन्म 13 जून 1773 को ब्रिटेन के क्वेकर फैमिली में हुआ, और यंग 10 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। दोस्तों, यंग सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि इन्हें साहित्य और भाषाओं की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी, और दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक साथ इतने सारे क्षेत्रों में काम कर सके, और दोस्तों यंग भी ऐसे ही लोगों में से एक थे। इसीलिए इनकी प्रशंसा आइंस्टाइन, मैक्सवेल, हर्शेल जैसे महान वैज्ञानिकों ने भी की है। दोस्तों, थॉमस यंग ने अपने करियर की शुरुआत मेडिकल के क्षेत्र में 1792 में लंदन से की, और 1795 में यंग जर्मनी चले गए, और फिर 1796 में इन्होंने डॉक्टर ऑफ फिजिक्स की डिग्री प्राप्त की। मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान ही सन 1801 में इन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूशन में ज्वाइनिंग की। यहाँ पर यंग नेचुरल फिलॉसफी के प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे थे। सीखने और सिखाने में यंग जैसे लोगों के मुकाबले बहुत ही कम लोग दिखाई और सुनाई पड़ते हैं। दोस्तों, इन्होंने एक ही साल में करीब 91 लेक्चर दिए, और 1802 में ही रॉयल सोसाइटी के फॉरेन सेक्रेटरी बना दिए गए। पर अब ये नौकरशाही यंग की प्रतिभा के आड़े आने लगी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि नौकरी के चलते उनकी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। बस फिर क्या था, उन्होंने तुरंत ही ये नौकरी छोड़ दी और सन 1811 में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के फिजिशियन के तौर पर जुड़ गए। दोस्तों, यंग ने अपने 56 सालों के करियर में कई महत्वपूर्ण खोजें की, ऐसी खोजें जिनसे विज्ञान की दुनिया को आगे का रास्ता नजर आया। दोस्तों, मेडिकल क्षेत्र से होने के बावजूद उन्होंने भौतिकी के प्रकाश विषय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और यंग ने दुनिया को ये बताया कि आंख की रेटिना में मौजूद कोनिकल सेल्स की मदद से ही हमारा दिमाग रंगों को समझ पाता है, और आंख का लेंस वस्तु की आकृति के हिसाब से अपने फोकस को एडजस्ट करता है। तो दोस्तों, सिर्फ इतना ही काफी नहीं था इस महान वैज्ञानिक की जिंदगी में। उन्होंने प्रकाश के वेव फॉर्म के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताई जिससे प्रकाश के गुणों का पूरा अध्ययन करने में मदद मिली। आगे चलकर इन्होंने न्यूटन जैसे वैज्ञानिक के सिद्धांतों को भी चुनौती दी, और इसके अलावा उन्होंने विज्ञान के कई नियमों का सूत्रपात भी किया। सरफेस टेंशन इन लिक्विड्स। अब मैं आपको सरफेस टेंशन इन लिक्विड्स के बारे में बता दूं कि इसी सरफेस टेंशन इन लिक्विड्स की वजह से कीड़े पानी के ऊपर चल सकते हैं, और सिर्फ कीड़े ही नहीं बल्कि हम इंसान भी। ये सब कैसे होता है, अगर मैं डिटेल में जाकर आपको बताऊंगी तो मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। अगर आपको इसको जानना है तो आप जाइए इंटरनेट पर और सर्च करिए, इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा इलास्टिसिटी के विषय में थॉमस यंग का योगदान यंग्स मॉड्यूलस के रूप में रहा, जिसकी जानकारी के बिना किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, अपने वैज्ञानिक सफर के अलावा यंग ने मिस्र की सभ्यता और यहाँ की संस्कृति पर भी बहुत अध्ययन किया, और साथ ही इन्होंने संगीत व भाषा के क्षेत्र को भी अपने हुनर से समृद्ध किया है। तो दोस्तों, आज हम सब बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम की तरफ से इस महान वैज्ञानिक के जन्म दिवस पर इनको श्रद्धांजलि देते हैं। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अब हम अपने सफर को जारी रखते हुए और आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके बाद एक और महान वैज्ञानिक के बारे में हम आपको बताएंगे। तो अब थॉमस यंग के बाद हम बात कर रहे हैं जेम्स मैक्सवेल की। इस वैज्ञानिक ने भी अपने पूरे करियर में बहुत सी खोजें की और विज्ञान की दुनिया को समृद्ध किया। मैक्सवेल का जन्म हुआ 13 जून 1831 को एडिनबरा, स्कॉटलैंड में। बचपन से ही मैक्सवेल का दिमाग बहुत तेज चलता था
था और अपने स्कूल के टाइम में ही मैक्स ज्योमेट्री से जुड़ी बहुत सी समस्याओं का हल बिना ज्यादा टाइम लिए निकाल दिया करते थे। इन्होंने हमेशा उन चीजों का पता लगाने की कोशिश की जिन्हें ज्यादातर लोग नामुमकिन समझकर छोड़ दिया करते थे। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि परिवार और आसपास के माहौल से हमारे करियर पर बहुत फर्क पड़ता है। दरअसल मैक्सवेल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके माता पिता ने हमेशा उनका साथ दिया और आगे बढ़ने में उनकी पूरी मदद की। स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने 16 साल की उम्र में एडिनबरा यूनिवर्सिटी में क्लास लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, वहाँ के प्रोफेसर और ज्यादातर स्टाफ कॉलेज के पहले ही साल में उनके तेज दिमाग और वैज्ञानिक नजरिए से वाकिफ हो चुके थे और 18 साल की आयु में मैक्सवेल रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबरा में अपने 2 पेपर सबमिट कर चुके थे। और दोस्तों, इन पेपर्स में इन्होंने इलास्टिक सॉलिड्स की संतुलन की स्थिति को एक्सप्लेन किया था, जिसे देखकर सब हैरान रह गए थे। इसके बाद इन्होंने स्कॉटलैंड छोड़ दिया और सन 1850 में जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, तब तक वो एक जाने माने मैथमेटिशियन हो चुके थे। दोस्तों, हर वैज्ञानिक के साथ खोजों और अलग अलग संस्थानों का नाम जुड़ा ही रहता है। मैक्स ने भी कई संस्थानों और विश्वविद्यालयों की रिसर्च टीम में अपना योगदान दिया और आगे बढ़ते चले गए। हमारे सौर मंडल में मौजूद ग्रह शनि के छल्लों की खोज भी मैक्सवेल के महत्वपूर्ण योगदान में से ही एक है। तो दोस्तों, सबसे पहली बार मैक्सवेल ने ही दुनिया को बताया था कि शनि यानी कि सैटर्न में रिंग्स मौजूद हैं और इनका निर्माण कई छोटे ठोस कणों से मिलकर हुआ है। इसके अलावा मैक्सवेल ने गैस के अणुओं के बारे में भी कई ऐसे तथ्य सामने रखे जो आज तक फिजिक्स की दुनिया के महत्वपूर्ण आधार बने हुए हैं। मैक्सवेल के मुताबिक गैसों के अणु में गति उनके अधिक ताप वाले कणों के कम ताप वाले अणुओं की तरफ बहने से होती है। तो ये तो थी विज्ञान की बात, पर मैक्स अभी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने गणित के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किया। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के क्षेत्र में प्रयोग होने वाली 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की रचना मैक्सवेल द्वारा ही की गई। और फ्रेंड्स, इन इक्वेशंस को आज भी मैक्स समीकरण के नाम से जाना जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, मैक्स समीकरण 19वीं सदी में भौतिकी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। गणित और विज्ञान की दुनिया के लोगों के साथ साथ आज हमारी टीम भी इनके जन्म दिवस पर इनको श्रद्धांजलि दे रही है। दोस्तों, बताइए कैसा रहा हमारा आज का बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का ये सफर। वेल, आज का ये एपिसोड सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि जैसे आप साइंस की क्लास में बैठे हुए हैं, पर हम आपको जिस शख्सियत के बारे में अब बताने जा रहे हैं वो संगीत की दुनिया का एक मशहूर नाम है। आज है जन्मदिन फेमस ब्रिटिश सिंगर और सॉन्ग राइटर डेविड ग्रे का, जिनका पहला स्टूडियो एल्बम 1993 में रिलीज हुआ। लेकिन डेविड को वर्ल्ड वाइड सक्सेस उनके चौथे म्यूजिक एल्बम व्हाइट लेडर से मिली और इस एल्बम ने दुनिया भर में 7 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की और डेविड को यूएस के टॉप 17 सिंगर्स में पहुंचा दिया। वेल फ्रेंड्स, डेविड ने अब तक के अपने म्यूजिक करियर में बेबीलोन, प्लीज फॉरगिव मी और दिस ईयर्स लव जैसी कई फेमस एल्बम्स दी हैं। If you love me, got to know for sure. 'Cause it takes something more this time than sweet, sweet lies. Oh, now, before I open up my eyes and fall, losing all control. Every inside my soul, when you kiss me on the midnight street, sweet me.
आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और घड़ी की सुइयां टाइम आउट का इशारा दे रही हैं अब मुझे। तो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अब हम आपसे मिलेंगे कल, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़े जा रही हूँ एक सोच के साथ, एक कविता के साथ। और इस कविता को लिखा है विलियम बटलर यीट्स ने, जिनका जन्म हुआ 13 जून 1865 को। दोस्तों इनके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि इनकी कविता ही आपको इनके बारे में और ज्यादा बता देगी। फिलहाल के लिए बबीता जैन को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। He with body waged a fight, but body won, it walks upright. Then he struggled with the heart, innocence and peace depart. Then he struggled with the mind, his proud heart he left behind. Now his wars on God begin, at stroke of midnight, God shall win. मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बनने फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered. इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।